स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स की 10th क्लास की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी टॉपिक होंगे सारे के सारे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से ही शुरुआत करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रो डायनामिक्स। क्या होती है बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स? जिसके अंदर चार्जेस को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच जो होती है फिजिक्स की, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, स्टडी ऑफ चार्जेस। तो डेफिनेशन बन जाएगी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इस पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को तीन भागों में बांटते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और थर्ड पार्ट जो आता है आपके पास, आपने नाम सुना होगा ईएम वेव्स। ये आपकी 12th की 5 यूनिट बन जाती है। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज आपके पास रेस्ट के ऊपर है तो उसकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आती है। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। बस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर मूविंग चार्जेस। अगर चार्ज मूव करेगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। मूविंग चार्जेस के अंदर भी कंडीशन होती है। यहाँ पे चार्ज मूव करना चाहिए किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी क्या होगी उसकी? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा चार्ज का? 0। यहाँ पे मूविंग चार्ज पढ़ेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। और थर्ड आता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? एक्सेलरेटेड चार्जेस। चार्ज का एक्सेलरेशन 0 नहीं होना चाहिए, वो एक्सेलरेट करेगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसको हम ईएम वेव के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में 10th क्लास को इतना ही याद करना है कि ये एक्सेलरेटेड चार्जेस जो होती है ना, वो प्रोड्यूस करते हैं ईएम वेव। ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। सिर्फ आपको ये याद रखना है। सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं। ये टॉपिक्स बताए मैंने आपको। इसके बाद अब क्या पढ़ना है? सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका चार्ज। क्या होता है चार्ज? व्हाट इज चार्ज? इसको पढ़ेंगे। क्या होता है चार्ज? कि किन्हीं भी दो चीजों को, एनी टू थिंग्स आर रब्ड विद ईच अदर, देन द फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूसेस कॉल्ड चार्ज। किन्हीं भी दो वस्तुओं को अगर आप आपस में रगड़ते हो तो जो भौतिक राशि पैदा होती है उसको बोलते हैं हम चार्ज। When two things are rubbed with each other, then the physical quantity produce is called charge। किन्हीं भी दो वस्तुओं को जब आपस में रब करोगे तो जो भौतिक राशि पैदा होगी उसको चार्ज बोलते हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है आपके पास चार्ज का।
एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि जब रब करते हो दो थिंग्स को, तो इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, वो किस में करते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर। इंसुलेटर्स आर चार्ज बाय रबिंग। इंसुलेटर्स के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है रबिंग से, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है चार्ज की, चार्ज आपके पास वो गुण धर्म होता है, वो प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगी। तो यही डेफिनेशन बनेगी चार्ज की, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी which produces both electric and magnetic field। 11th के अंदर भी पढ़े होंगे आपने फील्ड फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगी और मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगी, उस क्वांटिटी को नाम देते हैं हम चार्ज, ठीक। अब अगर आपके पास कोई भी चार्ज है, चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, ये नोटेशन होती है चार्ज। एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की होती है कूलम, साइंटिस्ट एक। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। या फिर दूसरी एक और पढ़ेंगे हम आगे, करंट की डेफिनेशन आएगी इसी यूनिट के अंदर। आई किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी। करंट किसके बराबर होता है, चार्ज बटे टाइम। आगे आएगा ये, जब मैं करंट को डिफाइन करूंगा तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यहां से क्यू आई इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू आई करंट। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, टाइम की सेकंड। तो एम्पियर सेकंड जो होती है ना, वो भी किसमें काउंट की जाती है, ऐसा यूनिट। चार्ज की दो एसआई यूनिट होती है आपके पास, एक तो कूलम साइंटिस्ट के नाम के ऊपर और दूसरा क्या होता है, एम्पियर सेकंड। दोनों की दोनों चार्ज की यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये होती है इसकी सीजीएस यूनिट। अब चार्ज को आप केमिस्ट्री में फैराडे के नाम से भी पढ़ोगे कि एक फैराडे अगर कहीं पे चार्ज है तो वो किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम। 96,500 कूलम अगर कहीं पे चार्ज है तो वो किसके बराबर होगा, 1 फैराडे के बराबर होगा। ये आपके पास चार्ज। अब जो सिंपलेस्ट एलिमेंट्री चार्ज एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो किसके बराबर होता है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नाम से पढ़ते हो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये बेसिक सी चीजें जो आपको याद रखनी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। प्रोटॉन के ऊपर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन के ऊपर 0। न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। एटम जो होता है वो इन तीन चीजों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के अंदर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। तो नेट चार्ज कितना बनेगा एटम के ऊपर, 0 चार्ज ऑन एटम। चार्ज ऑन एटम 0। अब आगे जाके कुछ सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे जिनको बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। उन दोनों के ऊपर भी नेट चार्ज कितना होता है, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर 0 होता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें जो आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर, एक के ऊपर नेगेटिव होता है जितना इसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर 0, एटम के ऊपर 0। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों के दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये चार्ज के बारे में, ठीक। आगे करते हैं।
इसके बाद देखो कि अगर चार्ज आपके पास रेस्ट के ऊपर, चार्ज एट रेस्ट, अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो रेस्ट के ऊपर जो चार्ज होता है ना, हैव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। ये सारी की सारी चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आगे आगे जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़े। तो चार्ज अगर रेस्ट के ऊपर आपके पास है तो उसके पास क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। चार्ज मूव कर रहा हो फ्रीली, जैसे आपके पास किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज, अगर वो मूव कर रहा है चार्ज फ्रीली तो उसके पास हैव बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फ्रीली मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, उसके पास दोनों टाइप के फील्ड होते हैं। अब तीसरी चीज जो आती है वो करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है कोई भी वायर, तो इसके पास क्या क्या होगा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है बेटा, कोई भी कंडक्टर हो, चाहे वो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो चाहे ना फ्लो कर रहा हो, अगर उसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो भी वो इलेक्ट्रिकली हमेशा क्या रहता है, न्यूट्रल, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है तो उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, और चार्ज नहीं होगा तो उसके पास क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर हैव ओनली मैग्नेटिक फील्ड, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ए करंट कैरिंग कंडक्टर हैव ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये चीजें नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज बढ़ा में उसकी बेसिक डेफिनेशन कि वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगी, उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी एसआई यूनिट कूलम एम्पियर सेकेंड। मूविंग चार्ज जो होता है फ्रीली, उसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नेटिक, जो फ्रीली मूविंग चार्ज होगा उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, चार्ज एट रेस्ट होगा उसके पास क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों होता है, आगे डिटेल में इसी चैप्टर में आएगा, अभी इसको याद रखो। उसके बाद सबसे अगला टॉपिक जो आता है ना, वो क्या आता है, प्रॉपर्टीज, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। उससे पहले क्या देखोगे, चार्ज को दो भागों में बांटते हैं, चार्ज टू टाइप, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब क्या डेफिनेशंस लिखोगे, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, कोई भी एटम आपके पास है उसका ये क्या होता है, न्यूक्लियस, ये क्या होती है, उसकी सेल्स होती है। इस तरह से सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, दो चीजें होती। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तभी तो एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर। अब देखो, मान लिया
जो आपके पास एटम होता है उसके ऊपर चार्ज कैसे लेके आओगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट एटम से भी बनी होती है। मान लिया मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं, मान लेता हूं कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है 7 ही प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को तो न्यूक्लियस से निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए जो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर के ऊपर। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इजीली बाहर निकल जाता है, उसको थोड़ी बहुत एनर्जी दोगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन थे, तो क्या बचेगा आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 7 प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज बन रहा था, प्लस ही, प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर -19, उसको ही लिखते हैं, इसके ऊपर माइनस ही, तो नेट कितना बचेगा 6 ही माइनस का, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस है तो 6 के ऊपर कितना होगा माइनस का 6 ही, 7 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है प्लस ही, तो कितना होगा +7 ही, कितना बचेगा प्लस ही बचेगा। तो इस के ऊपर कितना चार्ज आया, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस ही चार्ज आया। तो प्लस पॉजिटिव चार्ज कब आया इसके ऊपर, जब आपने इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दिया। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे देता था एक और पहले थे उसकी बजाय, तो क्या होता है इसके पास प्रोटॉन्स की संख्या तो कितनी रही 7, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी 8 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर -80 + 7 ये कितना चार्ज आया माइनस। तो यहां से आप डेफिनेशन दे सकते हो। अब नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब आप उस ऑब्जेक्ट को क्या देते हो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हो। पॉजिटिव कब आएगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हो रिमूव। तो यही डेफिनेशन होती है आपके पास। पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या बनेगी, कब आता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को क्या किया था हमने रिमूव किया था, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो आपको। ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगी तो उसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट क्या करेगी गेन करेगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन होगी। ये दो डेफिनेशन हो जाएंगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब मास जो होता है आपके पास, मास पढ़ा था ना, मास क्या होता है, मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ठीक है, अब अगर आपके पास दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और ये कहते हैं कि दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसके ऊपर +2e चार्ज है, इसके ऊपर -2e चार्ज है, किसका मास ज्यादा है। तो देखो +2e जो चार्ज है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसने कुछ ना कुछ लॉस किया होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का, तभी तो उसके ऊपर क्या आया पॉजिटिव चार्ज है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। अब इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है ना 9.1 गुणा 10 की पावर -31, तो कुछ ना कुछ इस ऑब्जेक्ट से मास होना बाहर निकला, इसके अंदर क्या हुआ है फिर ऐड हुआ है। इसका मतलब अगर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आपके पास है तो मास जो होता है आपके पास, मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, वो हमेशा ग्रेटर होता है मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट जो ना वो क्या होनी चाहिए आइडेंटिकल, ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी आइडेंटिकल। अगर ऑब्जेक्ट्स अलग अलग रहेंगी तो आपके पास अलग वैल्यू जाएगी। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मास हमेशा क्या होता है ज्यादा होता है। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अब हम, चार्ज के टाइप्स पढ़ लिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव।